Hello everyone, I welcome you all to the Concept YouTube channel. So let's discuss today's topics. काफ़ी अच्छे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं. So this session is presented by me. My name is सौरभ पांडे. अगर आप आईएएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप अनअकैडमी से जुड़ सकते हैं, आप मुझसे जुड़ सकते हैं करंट अफेयर्स के लिए. करंट अफेयर्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, खासतौर से आज के समय में. जीएस पेपर 2, 3, जीएस पेपर 1 में भी, ऐसे में भी आपको काफ़ी हेल्प करता है. बट एक अप्रोच चाहिए. हर एग्ज़ाम का जो करंट इश्यूज़ इवेंट का जो एक अप्रोच है वो टोटली डिफरेंट होता है. सो उसको ध्यान में रखते हुए ये कोर्स पूरे तरीके से आपके लिए है. और दूसरे भी कई सारे आपके कोर्सेस हैं, उनका भी आप हिस्सा बन सकते हैं, ऑप्शनल का है. कई सारे बैच कोर्सेस आपके लॉन्च हुए हैं. 6 मंथ्स बैचेस, कंप्लीट 1 ईयर बैच कोर्स, कंप्लीट 2 ईयर जीएस बैच कोर्स, एनसीईआरटी बैच कोर्सेस. सो इसका भी आप हिस्सा बन सकते हैं. करना क्या, अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना है, ऑप्शनल और जीएस का कंबाइंड. आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं, प्लस सब्सक्रिप्शन भी है. आइकॉनिक में प्लस इंक्लूडेड ही होता है. इसके अलावा टेस्ट सीरीज, स्टडी प्लानर, सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूडेड होती हैं. सो आप एक कंबाइंड पैकेज ले सकते हैं 1 ईयर या 2 ईयर्स का. इफ़ यू आर यूजिंग द कोड SPLIVE, जो अमाउंट है दैट अमाउंट विल रिड्यूस बाय 10%. आज आपकी एक स्पेशल क्लास भी है, बहुत इंपॉर्टेंट स्पेशल क्लास है, और जिसमें हम 15th फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशंस को करेंगे. अनअकैडमी के अंदर आपकी एक क्लास होने वाली है जो कि फ्री है. ठीक है, तो इसका आप हिस्सा बन सकते हैं. अगर आपसे कोड पूछे, यू कैन यूज़ द कोड SPLIVE. देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, वास्प 62B हैज़ बीन इन न्यूज़ रिसेंटली, व्हाट इट इज़. ये क्या है? देखो, ऐसे क्वेश्चंस बहुत जो यूनिक से नेम होते हैं और जो प्रश्न है उससे बनते भी हैं, प्रश्न पूछे भी जाते हैं, क्योंकि अलग अलग, जैसे मान लो कोई टेलीस्कोप है, उसने किसी नए प्लैनेट को ऑब्जर्व किया, यूनिवर्स में कुछ चीज़ें नई ऑब्जर्व हुई, तो वहाँ पे प्रश्न आपके बन जाते हैं. तो वास्प 62B की बात की जाए तो ये एक प्लैनेट है, और हाल में ये कहा गया है कि इसकी जो साइज़ है वो हाफ ऑफ द जुपिटर, मतलब काफ़ी बड़ा प्लैनेट है जो कि आइडेंटिफाई आपका किया गया. तो वास्प 62B क्या है? इट इज़ अ प्लैनेट. नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट HUB20. इट इज़ द न्यू स्ट्रेन ऑफ अफ्रीकन स्वाइन फीवर वायरस. इट इज़ द म्यूटेंट वेरिएंट. अब देखो, HUB20 की बात करेंगे तो ये क्या है? पहला पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि जैसे फॉर एग्जांपल अफ्रीकन स्वाइन फीवर ये एक ऐसी बीमारी है जो कि वायरस की वजह से होती है, और ख़ास तौर से पिग्स को ये इन्फेक्ट करती है. पिग्स से ह्यूमंस को ये ट्रांसमिट बहुत रेयरली होती है, और ये इसका ओरिजिन आपका चाइना में है. चाइना से इसने काफ़ी जगह पर ये स्प्रेड हुई है. खासतौर से अगर आप नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में भी कुछ समय पहले देखो तो असम में भी अफ्रीकन स्वाइन फीवर काफ़ी न्यूज़ में था. वहाँ की जो पॉर्क इंडस्ट्री है, पिग से रिलेटेड जो इंडस्ट्री है, वो काफ़ी आपकी अफेक्ट हुई. और अभी जो स्टडी हुई है जिसमें कहा गया कि इसके नए स्ट्रेन्स भी ऑब्जर्व किए जा रहे हैं. नए स्ट्रेन्स का मतलब क्या हुआ कि ये जो HUB20 की बात की जा रही है, जो एक नए स्ट्रेन के रूप में ही है, तो ये जो अफ्रीकन स्वाइन फीवर वायरस है, इसमें बदलाव हो रहा है, इसमें म्यूटेशन हो रहा है, और इस म्यूटेशन के अंदर कुछ जो जीन्स हैं वो जीन्स आपकी डिलीट हो रही हैं. तो इस वजह से जो ये चेंजेस हैं, बिकॉज ऑफ द चेंजेस आपका म्यूटेशन हो रहा है, और ये जो म्यूटेशन की वजह से एक नई वैरायटी इमर्ज हो रही है, दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ म्यूटेंट वेरिएंट. हम इसको कहते हैं म्यूटेंट वेरिएंट. तो यहाँ पे HUB20 क्या है? एक म्यूटेंट वेरिएंट है. और ये जो म्यूटेंट वेरिएंट है HUB20, मतलब HUB20 एक म्यूटेंट वेरिएंट है और एक नया स्ट्रेन है अफ्रीकन स्वाइन फीवर वायरस का. सो जो आंसर है दैट इज C1 and 2. नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज विल बी इम्पैक्टेड बिकॉज ऑफ चेंज इन हाइड्रोलॉजी इन हिमालयन रीजन. अब देखो, हिमालयन रीजन की अगर बात करते हो तो इसमें बहुत बदलाव हो रहा है. 3 पोल्स हैं. आर्टिक रीजन एक हो गया, अंटार्कटिक दूसरा हो गया, हिमालय तीसरा हो गया. ग्लेशियर्स हिमालय में भी है, और ये जो ग्लेशियर्स हैं, इन ग्लेशियर्स में क्योंकि टेम्परेचर आपका कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, तो लगातार ग्लेशियर्स की मेल्टिंग हो रही है. तो इसके काफ़ी सारे बदलाव होंगे. मतलब जो नॉर्मल हिमालयन रीजन पे जो उसकी हाइड्रोलॉजी है, वाटर की बात अगर आप करते हो तो उस पर बदलाव हो रहा है. ग्लेशियर्स का जो रिट्रीट है वो बढ़ा है. रिट्रीट का मतलब जैसे मान लो पहले ग्लेशियर इतने साइज़ में था, अब ग्लेशियर इतने साइज़ में ही है. पहले ग्लेशियर्स मतलब उसका ग्रोथ हो रहा था, तो उसको हम कहते हैं ग्लेशियर एडवांस. वी कॉल इट एज ग्लेशियर एडवांस. सो ग्लेशियर रिट्रीट था, बढ़ रहा है, ग्लेशियर एडवांस रिड्यूस हो रहा है. ग्लेशियर रिट्रीट होने की वजह से वहाँ पे नए नए तरीके के लेक्स फॉर्मेशन हो रहा है, जिसे हम कहते हैं ग्लेशियर लेक्स भी हम कह सकते हैं.
ये लेक्स आपके हो रही हैं, इसमें पानी इकट्ठा हो रहा है, जब पानी टूटता है तो उसकी वजह से फ्लडिंग हो रही है। और कई सारे दूसरे भी फैक्टर्स हैं, स्नो मेल्टिंग, ग्लेशियर मेल्टिंग तो है ही, जो रेनफॉल पैटर्न भी कई सारे नीचे के जो इलाके हैं उस पर बदलाव उसमें भी देखने को मिल रहा है। तो जो नॉर्मल आप कह सकते हो कि जो हिमालयन रीजन है, हिमालयन रीजन के अलॉन्ग जितनी भी कंट्रीज़ हैं या फिर जितने भी रीजन्स हैं ह्यूमन हैबिटेशन के अंडर, वो सभी अफेक्ट होंगे अगर हिमालयन रीजन के जो हाइड्रोलॉजी है उस पर बदलाव आपका होता है। सो यहाँ पे इंडिया भी अफेक्ट होगा, चाइना भी अफेक्ट होगा, पाकिस्तान भी अफेक्ट होगा। कई सारी जो इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं, जैसे मान लो इंडस है, ब्रह्मपुत्र है आपकी, या गंगा रिवर है, तो ये सब रिवर्स क्या है, ये आपकी ओरिजिनेट होती हैं कहीं ना कहीं से हिमालयन रीजन से। और वहाँ के हाइड्रोलॉजी में या फिर ग्लेशियर रिट्रीट अगर होता रहेगा तो ये जो वाटर का सोर्स है इन रिवर्स के लिए वो वाटर का सोर्स नहीं रहेगा। अगर वाटर का सोर्स इन रिवर्स के लिए अवेलेबल नहीं रहेगा, जो कि ग्लेशियर ही है, तो फिर क्या है, पानी की अवेलेबिलिटी इनके पास नहीं रहेगी। और फिर जो पूरी रिवर के अलॉन्ग जो ह्यूमन हैबिटेशन है या फिर और भी जो ह्यूमन हैबिटेशन है, क्योंकि फ्रेश वाटर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपका जो सोर्स है वो काफ़ी हद तक इन रिवर्स के थ्रू ही आता है। तो रिवर में अगर पानी कम रहेगा तो कई सारे जो ह्यूमन हैबिटेशन है वो आपका अफेक्ट होगा, और इससे फिर कई सारे जो दूसरे प्रॉब्लम्स भी आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे इंडिया है, चाइना है, पाकिस्तान है, ये सारे जितने भी देश हैं दे विल बी अफेक्टेड अगर हिमालयन रीजन पे उसकी जो हाइड्रोलॉजी है वो बदलती है। एन ऑटोमेटेड कंप्यूटेशनल टूल इन्फेक्शियस पैथोजन डिटेक्टर हैज़ बीन इन न्यूज़ रिसेंटली, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। आपको बताना है, डेवलप्ड बाय रिसर्चर्स एट मुंबई बेस्ड ACTREC टाटा मेमोरियल सेंटर, इट इज़ यूज टू परफॉर्म म्यूटेशन एंड फाइलोजेनेटिक एनालिसिस। तो देखो यहाँ पे एक चीज़ जो समझना ये है कि लगातार जो चैलेंज होता है किसी भी वैक्सीन को बनाने के लिए या फिर किसी दवाई को बनाने के लिए, वो ये है कि अगर वो किसी के खिलाफ बनाई जाती है, मान लो वायरस के खिलाफ बनाई जा रही है या फिर बैक्टीरिया के खिलाफ अगर वो दवा बन रही है, तो जो भी वायरस है या बैक्टीरिया है जिसके खिलाफ ये दवा आपकी कोई भी बनाई जा रही है, और अगर इन वायरस और बैक्टीरिया में बदलाव होता है, वायरस में बदलाव है या बैक्टीरिया में अगर आपको बदलाव देखने को मिलता है, मतलब जो म्यूटेशन है वो हो जाता है, और अगर आपने दवाई जो बनाई है या वैक्सीन बनाई है वो उस बदलाव या म्यूटेशन को कंसीडर नहीं करता है, तो दवा पूरे तरीके से इनफेक्टिव हो जाएगी, वैक्सीन पूरे तरीके से इनफेक्टिव हो जाएगी। तो ज़रूरी क्या है, आप ऐसे इंस्ट्रूमेंट को डेवलप करो जो कि इस तरीके के म्यूटेशन को या फिर जो जेनेटिक चेंजेस हैं उसको वो प्रिडिक्ट कर सके। और यही एक आप कह सकते हो कि ये जो इन्फेक्शियस पैथोजन डिटेक्टर है वो इसी कंटेक्स्ट में आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसी कंटेक्स्ट में इसको डेवलप भी किया गया। तो ये डेवलप्ड बाय रिसर्चर्स एट मुंबई बेस्ड ACTREC टाटा मेमोरियल सेंटर, और इट इज़ यूज टू परफॉर्म म्यूटेशन एंड फाइलोजेनेटिक एनालिसिस। म्यूटेशन जो है और फाइलोजेनेटिक एनालिसिस दोनों को ही ये परफॉर्म करके देखता है, कितने पॉसिबल है चेंजेस के, उसको ये देखता है, और उसके अकॉर्डिंगली कई सारे जो डेटा है वो डेटा कलेक्ट होता है, स्टडी होती है, वो डेटा शेयर किया जाता है, और जब नई दवा वैक्सीन बनेगी तो इस सारे म्यूटेशन की पॉसिबिलिटी या जो जेनेटिक चेंजेस की पॉसिबिलिटी उसको कंसिडर किया जाएगा और फिर दवा बनाई जाएगी। तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं, आंसर 1 और 2 है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ यूरोस्केप्टिक पार्टीज इन यूरोपियन यूनियन। अब देखो बहुत सारी ऐसी पार्टीज़ आपकी इमर्ज हो रही हैं, चाहे आप जर्मनी का एग्जांपल ले लो या फिर नीदरलैंड का एग्जांपल ले लो। एक बार जब ब्रिटेन एग्जिट हुआ अपने फैक्टर्स की वजह से, जैसे उसको ये लगता था कि यूरोपियन यूनियन का जो पार्लियामेंट है जो कि ब्रसल्स में लोकेटेड है, वहाँ पे लॉ बन रहे हैं और वो यूके में इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। बहुत सारे लोग आके माइग्रेंट्स आके और जो माइग्रेशन हो रहा है, माइग्रेंट्स आके यूके में रह रहे हैं, तो वो एक बड़ा रीज़न है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन में कोई कहीं भी जाके रह सकता है, काम कर सकता है। तो इस वजह से यूके को लगा कि उनका नुकसान हो रहा है ईयू का पार्ट होने की वजह से, और वहाँ पे फिर पॉलिटिकल पार्टीज़ इस चीज़ को इशू बना के और जैसे बोरिस जॉनसन है वो पावर में भी आ गए। इसी तरीके के सिमिलर डिमांड और देशों में भी देखने को मिल रही, क्योंकि जो यूरोपियन यूनियन है वहाँ भी अलग अलग जो देश हैं वो देश अपने एक यूनिटी और इंटीग्रिटी मेंटेन करके रखना चाहिए था, इंटीग्रेशन जो मेंटेन करना चाहिए था, उसके जगह वो फ्रेगमेंटेड अप्रोच अपना रहे हैं। मतलब जो एक अप्रोच होना चाहिए था कि इंटीग्रेशन मेंटेन करके रखना है, अब वो फ्रेगमेंटेड अप्रोच को अपना रहे हैं, सब अपना अपना ध्यान रख रहे हैं। जैसे ईस्टर्न यूरोपियन जो देश हैं वो चाइना के साथ जो कोलैबोरेशन है वो आपका कर रहे हैं, ठीक है, चाइना के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं। और यूरोपियन यूनियन की जो पॉलिसी है चाइना के
वो डिफरेंट है, बट देश चाइना के साथ जा रहे हैं। तो ये क्या है कि यूरोपियन यूनियन के प्रति एक जो उसका एक नीड, डिमांड या रेलिवेंस था, उसके खिलाफ कई पॉलिटिकल पार्टीज़ इमर्ज हो रही हैं। यूरो सेप्टिक पार्टीज़ हम इन्हें कह सकते हैं, स्केप्टिक पार्टीज़ हम कह सकते हैं। तो इसमें कई फैक्टर्स हैं। माइग्रेशन क्राइसिस एक फैक्टर है, जैसे डेवलप्ड जो देश हैं वहाँ पे लोग आके रहने लग रहे हैं, वहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ रही है, माइग्रेशन एक फैक्टर बन जाता है क्योंकि माइग्रेशन की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, पुश फैक्टर पुल फैक्टर दोनों की वजह से। पैंडमिक ने भी एक ऐसी सिचुएशन कर दी कि उनको ये था कि जो छोटे देश मान लो हंगरी, पोलैंड या कोई ऐसे देश अगर एग्जांपल लो, उनको था कि हमें इतनी हेल्प मिलेगी यूरोपियन यूनियन से, वो कंपैरेटिवली कम मिली। सब देश अपना अपना सोच रहे थे, उनको लगा कि क्या मतलब है यूरोपियन यूनियन का पार्ट बन के। दोनों ही फैक्टर्स ये यूरो स्केप्टिक पार्टीज़ के इमरजेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सो द आंसर इज 1 and 2. In recent budget, government need to focus more on infrastructure push to achieve the objective. Which of the following steps need to be taken? तो यहाँ पे देखो इंफ्रास्ट्रक्चर पुश जरूरी है। इस समय कहा जाता है कि सरकार को जो भी है, भले सरकार रेवेन्यू जनरेट कम कर पा रही है, तो यहाँ पे रेवेन्यू भी जनरेट अगर एक होता है टैक्स से, एक नॉन टैक्स से। टैक्स वाला जो रेवेन्यू है वो आपका कम होगा क्योंकि आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कम रहेंगी, लेकिन नॉन टैक्स रेवेन्यू के सोर्सेस एवेन्यूज़ देखे गए हैं, जैसे एसेट का मोनेटाइजेशन एक बड़ा फैक्टर है। एसेट का मोनेटाइजेशन है, जो भी एसेट्स हैं आपके, चाहे वो रोड, रेल, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चरल एसेट हैं, उनसे कैसे कमाया जा सके, तो उसके लिए प्रयास है। तो नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन इसी के कंटेक्स्ट में गठित है, जो इस ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखेगा। और दूसरा जैसे डिसइन्वेस्टमेंट पर भी फोकस किया गया, डिसइन्वेस्टमेंट पर भी फोकस किया गया है। स्ट्रेटजिक सेल पर फोकस किया कि 51% से ज़्यादा सेल की जाएगी और प्राइवेट सेक्टर के पार्टिसिपेशन को बढ़ाया जाएगा, और साथ में जो सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू भी उनके लिए जनरेट होगा। तो रेवेन्यू जनरेट एक है, बट इसकी एक लिमिटेशन है नॉन टैक्स रेवेन्यू की भी। अब यहाँ है दूसरा ये है कि डेट, पैसा उधारी लेके और फिर इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च किया जाए, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर पर अगर आप खर्च करते हो तो इससे फ़ायदा ये है कि उसका लॉन्ग टर्म रिटर्न आपको मिलेगा। इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट है, मतलब इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट आपका इंक्रीज़ होगा, लॉन्ग टर्म जो बेनिफिट है वो आपका मिलेगा। तो यहाँ पे क्या है कि पहली चीज़ कही गई है कि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर पुश पर फोकस करना चाहिए, लेकिन इसके लिए फिस्कल कंसोलिडेशन मतलब आप खर्चा करने को बहुत ही रैशनलाइज करोगे, यहाँ खर्चा करना, यहाँ नहीं करना है, इस तरीके से। तो फिस्कल कंसोलिडेशन पर अगर आप सिर्फ फोकस करोगे तो फिर हम वी कैन से इस ऑब्जेक्टिव को हम नहीं अचीव कर सकते हैं रिलेटेड विथ इंफ्रास्ट्रक्चर पुश, क्योंकि इसमें क्या है कि जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर को फोर्स करोगे तो हो सकता है कि आपका जो फिस्कल डेफिसिट है वो बढ़ जाए। लेकिन डेट सस्टेनेबिलिटी पर हमें ज़्यादा फोकस करना है। डेट सस्टेनेबिलिटी, मान लो आपने उधारी ली 1000 रुपये की और उस पर आपने कुछ खर्चा किया, उससे आपको मान लो इंटरेस्ट रेट इसमें 5% है, बट आपने जो इस 1000 रुपये को लेके जो इन्वेस्ट किया, उससे जो आपकी मान लो इंफ्रास्ट्रक्चर पर इन्वेस्ट किया और उससे जो आपकी अर्निंग है वो अराउंड 10% है, इंटरेस्ट आपको 5% ही लग रहा है, तो आप 5% के फायदे में हो। तो ऐसा डेट सस्टेनेबल है जिसकी उधारी लेके आप जितना आपको इंटरेस्ट रेट पे करना है उधारी का, उससे ज़्यादा आप ग्रोथ कर रहे हो। तो ऐसे केस में डेट सस्टेनेबिलिटी एक पार्ट हो जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर पुश के लिए। बट सिर्फ अगर हम फिस्कल कंसोलिडेशन को ध्यान में रखेंगे, जिस पर हम सिर्फ एक्सपेंडिचर और उस पर ही पर फोकस करें, तो वो सक्सेसफुल आपका नहीं है। तो इसलिए जो इसका आंसर होगा दैट इज़ बी, दैट इज़ 2 ओनली। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन नंबर ऑफ ग्लेशियर्स? ग्लेशियर देखो क्या है कि एक बड़ा सा ग्लेशियर है, ठीक है, जैसे ये एक बड़ा सा ग्लेशियर है। अब ये बड़े से ग्लेशियर में टुकड़े बन रहे हैं, ठीक है, तो नंबर ऑफ ग्लेशियर्स इंक्रीज हो रहे हैं। तो इसके पीछे क्या रीज़न है? तो ग्लेशियर फ्रेगमेंटेशन है, छोटे छोटे में डिवाइड हो रहे हैं, वो एक बड़ा फैक्टर है। और ड्यू टू कंसिस्टेंट लॉस इन एरिया द ग्लेशियर ऑक्यूपाई, जिन जिन जगहों पे ग्लेशियर पहले थे अब वो जगह से वो ग्लेशियर जा रहे हैं, ठीक है, और छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो रहे हैं। कई फैक्टर्स हैं, जैसे ग्लोबल वार्मिंग एक फैक्टर आपका हो जाता है। कल मैंने आपको साइंस टेक डेली में भी एक तार बॉल के बारे में डिस्कस किया था। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिस वजह से ऐसे बदलाव देखने को मिला। तो यहाँ पे ये दोनों ही स्टेटमेंट आपके सही हैं। आंसर आपका होगा 1 and 2। सो आज के लिए इतना ही। आई होप ये सेशन आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा होगा। आई रिक्वेस्ट यू ऑल लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। आज स्पेशल क्लास है आपकी 11 बजे, तो इसको आप बिल्कुल मिस ना करें। हम लोग 15th फाइनेंस कमीशन के रिपोर्ट का डिटेल से समझेंगे, जो कि इंपॉर्टेंट भी है आपकी GS पेपर 2 GS पेपर 3 दोनों के लिए। सो थैंक यू एवरीवन, एंड लाइक जरूर से करें, शेयर जरूर से करें। थैंक यू एवरीवन एंड लेट्स क्रैक इट।